अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, हस्बे हाल के मौसीकार घराने से मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी सर्दियां कैसी गुजर रही हैं। बेटे, बगलों में हाथ हो और चाय का साथ हो वाह तो सर्दियां गुजर ही जाती। वाह। लेकिन बेटा, गुजर चुकी जवानी हो और घर में रजाई पुरानी हो तो फिर जरा मुश्किल हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बुरा शेर बनाया जी खान साहब। ओ कूड़ बेटे, क्या मुंह के खिलाफ ऐनक लगाई हुई है तुमने? बेटा, जितनी सर्दी पड़ रही है हाँ, तुम शेर को रो रहे हो। इतनी सर्दी में तो उस्ताद मोहतरम की गाई हुई ठुमरी भी बुरी लगती है। वाह। और उतनी ही बुरी लगती है जितनी सर्दियों में तुम लोगों की शक्लें बुरी लगती हैं। चलो हमकी शक्लें बुरी लग रही हैं आपको, तो हमने कौन सी आपकी तस्वीरें दीवारों से लगाई हुई हैं? अल्लाह से खैर मांगो कूड़ आदमी। खान साहब की तस्वीर दीवार पे उस वक्त लगती है जब वो भौंक जाएं। हाय हाय। इतनी सर्दी में ऐसी मनहूस बातें नहीं करते। खान साहब, वोक जाए क्या मतलब? भौंक जाए का मतलब होता है बेटा गो वेंट गॉन। और देखिए जरा, इतनी सर्दी में कैसी मनहूस बातें कर रहा है ये बच्चा। हाँ सर, तुसी भी हर वेले बगलां च हाथ दे के वेले बैठे रहंदे हो। को रियाज रियूज करा करो, गाया गुया करो। इस तरह सर्दी नहीं लगदी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, पी पा पा पू पा पी पी पा पा पू, पी पा पा पू पा पी पी पा पा पू। ओ बेटे बेवक्त पूपू पापा, अल्लाह का शुक्र करो उस्ताद मोहतरम घर में नहीं है। अगर वो आपकी ये पूपू पापा सुन लेते तो उन्होंने वहां से सोटी पकड़ के तुम्हें पूपू पापा कर देना था। वाह वाह खान साहब, बड़ा नाम होया ਤੁਹਾਡਾ, क्या बात है। अल्लाह अकबर बेटे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ओ कूड़ा, यही तो बारीकी है। आ, हर चीज को बारीकी से देखने के लिए आंखें हल्की फुल्की मीचनी पड़ती हैं। वैसे भी बेटा, अगर मुझे इतनी काम दे रही हैं तो मैं पूरी क्यों खोलूं? और पुत्र मैं पूरी खोल के देखना की है। ਉਧਰ ਜਾਓ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਈ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। वो तो छाल मार दे, नाल सिर भी खुल जाएगा। ਆ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ, ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਮੁਤਮੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ओए कूड़ा, अल्लाह के फजल से अपना ही है घर। 42 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। ਆ 2 ਕੀ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, किधर गए उस्ताद? खान साहब, बड़े उस्ताद जी किधर गए? हमें खुद नहीं मालूम। लो। हमें तो अचानक ये महसूस हुआ कि सारा घर खाली खाली लग रहा है। फिर पता चला कि उस्ताद मोहतरम घर में नहीं है। ओहो, पता करो उन्हों दा किते पुलिस मुकाबले च ना मारे गए हुण। अल्लाह से खैर मांगो। अच्छा है जरा बाहर निकले हैं। बड़े खान साहब घर से निकले तो महसूस होता है कि हमारे घर में भी ऑक्सीजन है, वरना वो घर में हो तो सारी ऑक्सीजन चूस लेते हैं। वाकई खान साहब घर से निकले तो एहसास होता है कि हमने 7 वाला प्लाट भी खरीद लिया है। जब से ये टिल्लू कहाँ आया है, गोया खान साहब के पाँव को पहिए लग गए हैं। वैसे खान साहब ये टिल्लू खां है कौन है? पहले कभी देखिया नहीं। ये खान साहब की खाला नानी के देवर की बड़ी साली का बेटा है। लो, एडी दूर दी रिश्तेदारी निभाउण दी की लोड़ है उस्ताद जी नू? अच्छा, मैं समझा कि खान साहब के कोई करीबी रिश्तेदार हैं जो खान साहब फटाफट उसे अपने घर ले आए हैं। बस आया तो बेटा वैसे ही मिलने था, मगर उसने खान साहब की ऐसी मुट्ठी चापी की है
कि खान साहब के आसाब ने उन्हें कह दिया कि इसे मत जाने दीजिएगा। वैसे अच्छा लड़का है, कभी कभार हमारे भी कंधे और गर्दन दबा देता है। चलो फिर तो ठीक है, शायद कभी गर्दन फ्रंट तो भी दबा दे। कम वक्त तुम तो चाहते हो कि पूरा ना सही, कम से कम इतना गला जरूर दबा दे कि हम रियाज करने जोगे ना रहे। ओ छड़ दो रियाज, रियाज करके की करना जे खान साहब, हुण नहीं सुनता कोई क्लासिकल। मैं तो कहना रल के बैंड बनाने आ। अबे अलग हट, हम अपने जीते जी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते कि क्लासिकल छोड़ दें। खान साहब, वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। मैं सामीन में से हूँ, सुनने वालों में से हूँ, मौसीकी की ज़्यादा समझ नहीं, पर इतनी ज़रूर समझ है कि क्लासिकल मौसीकी को अब ज़्यादा लोग नहीं सुनते। आप क्यों नहीं उनकी बात मान लेते? बेटे, हम उसकी रहमत से अकेले गाने वाले लोग हैं, सोलो परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम ग्रुप में घुस के तो उछल कूद शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। वैसे भी हम अपने उस्ताद मोहतरम को नहीं छोड़ सकते, और अगर उस्ताद मोहतरम के साथ हम बैंड में शामिल हो गए तो पहले फंक्शन में ही उस्ताद मोहतरम ने परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे चढ़ के एक हाथ उठा के ही उछलना है, तो स्टेज के टूटने का खर्चा भी मेजबान ने हम पे डाल देना है। ओहो। वैसे खान साहब, आपको एक बात बताऊं, बड़े उस्ताद जी हैं मनूस। ना ही उनके साथ आपका क्लासिकल चला है और ना ही आपका बैंड चलना है, और ना इनका सारी जिंदगी किचन चलना है। ढिल्लू खां वाल वेख लो, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। अब तो अल्लाह से ही माफी मांगनी पड़ेगी। हाय, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है कि मुखालफिन के सीनों में ठंड पड़ जाती है। आराम से देख के उस्ताद जी। अब क्या देखना बेटा, अब ये दिन तो देख लिया है। अल्लाह खैर करे उस्ताद मोहतरम, आवाज में इतना सोच तो कभी गाते हुए भी नहीं आया आपकी आवाज में। चाल में भी इतना सोच, आपको तो जब भेड़ियां लगी थी उस वक्त आप ऐसे नहीं चले। सोच नहीं बेटा, सोच पूरे जिस्म पे सोच पड़ गई। खैर करे, अल्लाह का ये शुक्र है कि अनलोड हो गए हैं। मगर उस्ताद मोहतरम, हुआ क्या है? होना क्या था जी, चिंगची में बैठे हैं, अभी पूरी तरह एडजस्ट भी नहीं हुए और चिंगची वाले ने रेस दबा दी। चलने की बजाय उसका अगला पहिया उठ गया और वो गोल गोल चक्कर लेने शुरू हो गया। उस्ताद जी तो दूसरे तीसरे चक्कर पे गिर गए थे। उसके बाद चिंगची ने 16-17 चक्कर जो है उस्ताद जी के ऊपर ही लिए हैं। आखिरकार जब चिंगची गिरा है तो उसका चिंग इधर पड़ा हुआ था, ची इधर पड़ी हुई थी। और उस्ताद जी सड़क पे उल्टे लेट के चां चां कर रहे थे। तारीख गवाह है अली बाबूजी जी कि उस्ताद जी घर से हमेशा अकेले ही निकले हैं और वापसी पे इनको कोई पकड़ के ही लाया। अच्छा जी, खान साहब पहले भी गिर चुके हैं किसी चीज से? बेटा हर ट्रांसपोर्ट से गिरे हैं, ये चिंगसी से गिरना रह गया था, वो भी आज पूरा हो गया। शुक्र है बेटा, ट्रांसपोर्ट से गिरा हूं, किसी की नजरों से नहीं गिरा। माफी चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम, ट्रांसपोर्ट का सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ है, सबसे पहले नजरों से ही गिरे थे। जब आपने एक फंक्शन में खाना खाते हुए चाय के ऊपर कोरमे की तरी डाल ली थी। ओए उसी हरकत के बाद तो हमारे खानदान ने इनसे बाइकाट किया था। दिल्लू खां देख रहे हो, मैं चिंगसी से गिरा हुआ हूं, इनको शौक ये सूझ रही है।
ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਟਿਕਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਆ चिंची च ना बैठो शायद और करा लो पर नहीं मने। भाई साहब आप कौन हैं जो खामखा हमारे घर में घुस के मशवरे दे रहे हैं? ओ जी मेरा ही चिंची उल्टे आए ਲੋ हालांकि पहले भी कई बारी उल्टे आए पर तोड़ फोड़ नहीं हुई। ए खान साहब जो आज बैठे ने उल्टे आए तो सारा चिंची खिलर गया है। अबे ओ बदबख्त, मेरा यहाँ इंजर पिंजर हिल गया और तुम्हें अपनी चिंचिकी पड़ी हुई है। इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। जब अभी खान साहब बैठ रहे थे तो तुमने एकदम रेस देने वाली शौकी क्यों की? ओ जी बैठ चुके थे, इनके बैठने की वजह से तो चिंची पीछे से बैठा था। ज्यादा शौकी ना करो, इनके पीछे बैठने से चिंची नहीं बैठा। तुम जिस सेहत से आगे बैठे हुए थे, पीछे 1.5 किलो आलू भी रखते तो चिंची ने उलट जाना था। हाँ वाह खान साहब क्या नंगे सिर अच्छी गल की जे। और तू चिंगची चलान दे जिहो जी तेरी सेहत है धागे वाली गड्डी चलाया कर। कमबख्त तुम्हें पता है कितने बड़े फनकार हैं जिनको तुमने सड़क पे मुद्दा कर दिया है। तो चलो जनाब माफ कर दो, मैं तो मस्कीन आदमी हाँ, मेरा चिंची टुट भज गया वो तो ठीक करा दो। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਚੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ कमबख्त क्या शौकी कर रहा है? उस्ताद मोहतरम को घोड़ा अस्पताल लेके जाना है? घर में ही रहेंगे, यही किसी मैकेनिक को बुला लेंगे। मेरा मतलब है किसी डॉक्टर को बुला लेंगे। कूड़ो डॉक्टर को छोड़ो, हल्दी वाला दूध मंगवाओ, यखनी का बंदोबस्त करो, मुझे सूप पिलाओ। हाँ 2 प्यालियां मंगवाना। तो किस लिए बेटे? मैं नाल नहीं। ਉਹ ਢਿੱਲੂ ਖਾਂ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਉਲਟੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਲਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। सही कह रहा बच्चा, उस्ताद तो ऐसे उल्टे होंगे जैसे किसी का तख्ता उल्टता है। ठहरो यार, वो तुम उस्ताद को उलटता देख के ही जख्मी हो गए हो। बाबू जी मैं नहीं, मेरा दिल जख्मी है। अबे ढिल्लू खां, शौक है ये, दिल के जख्म तो मौसीकी से भी ठीक हो जाते हैं। शादी खां बेटे, वो देखो नुक्कर पे डॉक्टर की दुकान खुली है या नहीं, खान साहब को डॉक्टर के पास लेके चले। डॉक्टर को छोड़ो बेटा, इलाज बिल गजाई ठीक है, यखनी मंगवा लो। हाय उस्ताद जी को नजर लग गई है। मैं इनको कह भी रहा था कि नजर इंसान को खा जाती है। उस्ताद ਨੂੰ क्यों नजर लगी? उस्ताद केड़ा फवाद खां है? ना उस्ताद खूबसूरत है ते ना ही कोई गाना हिट होया है। ओ भा की तेनू मैं दसा, चिंग जी ते बहन तो पहले उस्ताद ने भल्लियां वाली रेहड़ी तो प्लेट लई है भल्लियां दी और इको वारी कट्ठी मूंह च सुट्टी। सामने बंदे ने वेख के कहा ओ वाह वाह पहलवान जी। मैं उत्थे ही समझ गया कि उस्ताद नू नजर लग गई। तो बेटा ऐसी बातों से उस्ताद मोहतरम को नजर नहीं लगती। ये तो हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई ऐसा करतब करते हैं। बेटा ये ना समझ है, तुम यखनी बनवाओ बेटा यखनी, उस्ताद मोहतरम के जहन में फंस गई है। लो जी ये जहन च फंस गई है ना, ते यखनी बना के इन्हां दे सिर च रोड़ो। तो खान साहब आप दही भल्ले खाने के लिए बाहर गए थे? और नहीं बेटे, मैं एक पार्टी को डील करने के लिए गया था। बहुत अच्छे, उस्ताद मोहतरम नहीं बाज आए ना। 3-4 दिन से मेरे साथ जिद कर रहे थे कि बेटे नेशनल लेवल पे क्लासिकी मौसीकी का भी टूर्नामेंट होना चाहिए। टूर्नामेंट? मुकाबला कह रहे थे बेटे, ये क्रिकेट का अगर मुकाबला हो सकता है तो क्लासिकी मौसीकी का मुकाबला क्यों नहीं हो सकता? यार आइडिया तो खान साहब बहुत अच्छा है, तो आपने फिर क्या रिस्पांस दिया? बेटा मेरे पास पिस्टल ही नहीं था, मैं क्या रिस्पांस देता? ओहो खान साहब हल्का फुल्का तो रिस्पांस देते, कहीं पास ईंट भी नहीं थी पड़ी हुई। ऐसे जाहिल आदमी हो, हमारे उस्ताद मोहतरम है, हम उनकी इज्जत करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है
हमने रिस्पांस देने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं की होगी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि लोकेशन साफ सुथरी थी, हम रिस्पांस से बच गए। यार ये आप कैसी फजूल बात कर रहे हैं। अच्छा आइडिया ये खान साहब का कि क्लासिकल मौसीकी का टूर्नामेंट होना चाहिए, यानी कि मुकाबला होना चाहिए। अली बेटे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। अब तो क्लासिकी मौसीकी आपस में एक दूसरे की नहीं सुनते, तो मुकाबला क्या करवाना है? खान साहब कोई स्पॉन्सर पकड़ें, मीडिया पार्टनर बनाएं या किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी से रुजू करें। ओ बेटा जी, ये कोशिश भी एक दफा कर बैठे हैं। 2-3 महीने की भाग दौड़ में एक स्पॉन्सर मिला था। तो फिर क्या किया उसने? उसने अपने घर की बैठक खोल के उधर ही दरी बिछा दी और कहा कि खान साहब मैं तो इतना ही स्पॉन्सर कर सकता हूं। वहां फिर बेटा क्लासिकी मौसीकी का मुकाबला तो नहीं हुआ, सारा दिन लूडो ही होती रही। ओ ताड़ा बेड़ा तर जाए, तुसी ते आप भूखे नंगे हो, तुसी मेरा चिंची किथों ठीक करवाना है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह माफ करे, मैंने 2 सौकने लड़ती हुई देखी। इतने अच्छे चाटे सिर्फ उनको मैंने पूटते हुए देखा है, या फिर मैक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को चाटे पूटते हुए देखा। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, खबर सुनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने चाय के कोफ एक साइड पे रख दें और माल्टियों वाली टोकरी आगे कर लें, क्योंकि इस वक्त माल्टों का और असेंबली में लड़ाइयों का सीजन शुरू हो चुका है। लेकिन जेम्स बॉन्ड, पहले तो तुम कहते हो कि चाय के कोफ पकड़ लो और नेड़े नेड़े हो जाओ। आई एम सॉरी, मुझे नायरीन की सेहत का भी ख्याल है। चाय के कोफ पकड़ लें और ऊपर से खबर भी गर्म सुना दूं उनको। खबर चूंकि गर्म है इसलिए इसके साथ माल्टे जरूरी हैं। जेम्स बॉन्ड, इनको छोड़ो, ये बताओ कि माल्टों के साथ असेंबली की लड़ाइयों का तुमने जिक्र क्यों किया है? क्यों फिर? ये होता है सहाफी, उसकी तवज्जो फौरन उधर गई है जिधर से खबर की खुशबू आ रही है, और तुम रहे दानिश्वर के दानिश्वर चाय और माल्टों के हिसाब में ही फंसे हुए। यार तुम खबर सुनाने से पहले जूते करने शुरू कर देते हो, ये भी कोई खबर का हिस्सा होता है? यार ये हस्बे हाल की खबर होती है, जुगत पानी इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। जी खबर कुछ यूं है, सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर अलीम खान और सेनेटर पलविशा खान के दरमियान शदीद तल्ख कलामी की वीडियो वायरल हो गई। पलविशा खान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर गई। कमेटी चेयरमैन परवेज रशीद के कहने पर अलीम खान ने पलविशा खान से माजरत कर ली। और सुनाओ, हो जाने थे ना चाय के कोह पुठे, जिस तरह की दंगे फसाद वाली खबर है। जाहिर है लोगों ने परेशान हो जाना था कि असेंबली में भी लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ नहीं भाई जी, इस तरह की खबरें सुन के हमारी कौम हंस हंस के दूरी हो जाती है, क्योंकि उनको होता है पॉलिटिशियंस पे गुस्सा। वो कहते ने अही तो इन्होंने कुछ कह नहीं सकते, आपस ही एक दूजे ने पै जाना। बल्कि जब इस तरह की कोई खबर चलती है ना टीवी के ऊपर, तो लोग आवाजें देनी शुरू कर देते हैं, ओ पप्पू, ओ कुकू, ओ टीपू, ओए आ जाओ फटाफट, मजाया ड्रामा शुरू हो गया जी। तो बच्चे आके कहते हैं ये तो पार्लियामेंट का इजलास लगा, बेटे इधर ही ड्रामा हो रहा है। ओ भाई जेम्स बॉन्ड, ये बाकी ड्रामा बाद में करना, पहले खबर की तफसील सुनाओ। आई एम सॉरी, असल में दानिश्वरों के साथ ये खुल के बात करनी पड़ती है। अच्छा जी, खबर की तफसील कुछ यूं है कि सेनेटर परवेज रशीद साहब की सरबराही में कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास हो रहा था, जिसमें वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान साहब और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान साहबा भी शरीक थी। अच्छा। अब असेंबली की कमेटियों में चाय पानी के अलावा जो काम होता है वो ये होता है कि मुतल्लिका वजीर से सवाल भी पूछे जाते हैं। जी। हाँ जी। और अगर किसी को कोई काम याद आ जाए तो वो भी वजीर से कह देता है कि भाई जी ये रहा मेरा है, काम तय कर देना। इस कमेटी में भी लोगों ने सवाल पूछे, जी। लेकिन जब सेनेटर पलविशा ने सवाल पूछा
तो अलीम खान और उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होना शुरू हो गया। कमेटी के अरकान दोनों के दरमियान बीच बचाव कराते रहे। यार एक मिनट खान साहब ठहर जाओ। ओ मैडम, ओहो इस तरह अजलास हो गया। जो बड़े सुकून से अजलास हो रहा होता है ना, फिर अजलास ऐसे ऐसे हो जाए। लेकिन गल इतनी बढ़ गई कि पलवशा खान साहबा वॉकआउट कर गई। उन्होंने कहा आई डोंट सिट हियर, आई एम गोइंग। वो चली गई। अब दोनों ने जो कुछ भी कहा वो तो वीडियो साहब ने देख ही ली है। मगर इस खबर से जो नतीजा मैंने निकाला है वो पहला तो ये है कि माल्टों और असेंबली की लड़ाइयों का सीजन शुरू हो गया। मगर जो मैंने दूसरा नतीजा निकाला है वो ये है कि अब जो अपर फ्लोर होता है पार्लियामेंट का, जिसे सेनेट कहते हैं, वहां भी अब तहजीब और शाइस्तगी के साथ बात करना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन जेम्स बॉन्ड, माल्टों के साथ असेंबली की लड़ाइयों का सीजन कैसे शुरू हो गया? माल्टों के साथ तो शकरकंदी का सीजन शुरू होता है। जी, उन्हें मेरी सारी शाइस्तगी च शकरकंदी पा दी थी। अब भाई जी लड़ाइयों का सीजन कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि कल्ले हम ही नहीं है जो असेंबली के अंदर कसोनमुखी करते हैं। पूरी दुनिया में अब कम चौक कर रखे हैं सारे ने। ऐसी ऐसी लड़ाइयां सामने आ रही हैं कि हंसी नहीं रुकती। हमारी तो इस लड़ाई में यादा डायलॉग यही था ना जी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, शट अप, हाउ डेयर यू, शट अप। मगर ऐसी ऐसी लड़ाइयां भी होती हैं जहां पे डायलॉग की बजाय कुर्सियां भी चलनी शुरू हो जाती हैं। अभी ये चंद दिन पहले मैक्सिको की पार्लियामेंट में ऐसी लड़ाई हुई है कि रहे रब दा ना। जी हाँ, मैक्सिको सिटी में पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था। जी। लेकिन उसी दौरान अपोजिशन के कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब सियासी इख्तलाफ तल्ख कलामी से बढ़ते हुए बाकायदा हाथापाई में तब्दील हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि सारी हाथापाई दोनों मुखालिफ पार्टियों की खवातीन के दरमियान हुई। खवातीन की, बिल्कुल। मैं यहो जे उन्होंने एक दूजे से झाटे पुटे ने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैंने 2 सौकने लड़ती हुई देखी। इतने अच्छे चाटे सिर्फ उनको मैंने पूटते हुए देखा है, या फिर मैक्सिको की पार्लियामेंट के अंदर खवातीन को चाटे पूटते हुए देखा। अल्लाह माफ करे, इस कदर गुस्से से और बेदर्दी से एक दूसरे के उन्होंने वाल खिंचे हैं। मैं क्या आधे वाल इन्होंने इथे एक दूजे से पुट लेने ने, फिर जाके एक्सटेंशन लवांदियां फिर जिस तरह इधर हमारे को कहीं किसी ब्रांड की सेल लगी हो तो खवातीन लड़ पड़ती है ना, इस तरह लड़ी है वो पार्लियामेंट के अंदर। बल्कि मैं तो उस वीडियो को सज्जे खब्बे होके भी देखता रहा हूं कि यार पीछे किसी ब्रांड दे सूट ते नहीं टंगे, मगर नहीं, वो पार्लियामेंट ही थी। नहीं वो तो ठीक है जेम्स बॉन्ड, झगड़े की असल वजह क्या थी? बोटी तो लड़ पई। हाँ जी, बोटी। तुम्हारे जेहन में तो यही होगा, ज्यादा तो ज्यादा सालन तो ही लड़ाई हो सकती है। भाई जी वही वजह थी जो हमारे यहाँ इधर होती है। मीडिया रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक तो तनाज़ा इस बात पे शुरू हुआ कि हुकूमत के मातहत चलने वाले जो शफाफियत के निगरान अदारे यानी मैक्सिको के नैब में इस्लाहात होनी चाहिए। इस बात को शुरू करके ते अगलिया ने फिर एक दूजे नाल ओ कीती है कि मैं आना नैब दा N वखरा, A वखरा ते B वखरा कर छड़िया। अच्छा, फिर चंद महीने पहले अल्बानिया की पार्लियामेंट में भी अपोजिशन और हुकूमती अरकान में इसी बात पर लड़ाई हो गई थी कि मुझ पर बदउनवानी के इल्जामात क्यों लगाए गए हैं। और वहां पर तो बात हाथापाई से बढ़कर फसाद तक पहुंच गई थी। यस, अपोजिशन के अरकान असेंबली ने माइक फेंके, बोतलें तोड़ी। हाँ जी, एक दूजे ने बोतल मारन डे से, जिवें इंडिया दे स्टेडियम च मैच च नहीं बोतल चल दी। उस वीडियो में भी मैं ढूंढता रहा हूं कि इहदे च को इंडिया के क्रिकेटर तो नहीं बैठे, क्योंकि ज्यादा इस तरह की बदतमीजी इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलती है। हद तो वहां पे ये हुई है कि कुछ अरकान ने
स्पीकर के ऊपर पानी वाली बाल्टी भी फेंक दी। वो तो पास से सिक्योरिटी गार्ड ने स्पीकर को कहा कि सर जी उठ के दौड़ जाओ, वो जिन्हों ने पानी सुटिया हुण साबन ते तौलिया भी लैन गए जे। नस जाओ। मैं एक बंदे दे हाथ च झावा भी वेखिया जे। यार फजूल बात नहीं करो, ये चावा और साबन तौलिया नहीं हुआ उधर। तो मैंने पल्ले से कुछ नहीं डालना। जे मैं साबन तौलिया चावा भी ना कोलो पावा तो मैं कहता जेम्स बॉन्ड। अगर जेम्स बॉन्ड फजूल बात नहीं करेगा तो उसकी तो एक बात बाकी नहीं रहेगी। यार ये जेड़ा थोड़े दे मुंह वाला पाई है ना, इन्हों बाज कर लो, ये मेरे साथ बहुत बुरा अटैक करता है। सुनो तो सही भाई जी, तुम्हें क्या पता है कि उधर कितनी खतरनाक लड़ाई हुई है। वो जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने हुकूमती सीटों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उनकी पुलिस और सिक्योरिटी वालों से भी झड़पें हुई। और अजलास रुक गया। स्पीकर ने भी फिर कहा था कि हुण जे तुसीं फिर इंज ही लड़ना है तो फिर जाओ। फिर मैं भी फिर घर चलिया, जाओ मैं को तो आना ही नहीं, मैं आना ही नहीं। रोना शुरू हो गया बेचारा। ये भी तुम पल्ले से डाल रहे हो। यार खुदा दा वास्ते ही मैनू कुछ तो पल्लियों पान दे यार। पैसे ते मेरे कोल है नहीं जेड़ा मैं लड़ाई च पल्लियों पा लवां। गल्लां तो पान दियो मैनू पल्लियों। आ यारा होर सुन लवो यारा। यार जेम्स बॉन्ड तू तो फफेकुट सासी बन गई। जरा होर सुन लो। अब भाईजान इतनी खतरनाक लड़ाइयां आपको सुना रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो मुझे सस का पाठ करना पड़ेगा ना। मार्च में सर्बिया की कौमी असेंबली के अंदर झगड़ा शुरू हुआ है और ऐसा खौफनाक हो गया कि अपोजिशन वालों ने पार्लियामेंट के अंदर स्मोक बम फेंक दिए। इतना धुआं हो गया कि पता ही ना लगे हुकूमती अरकान केड़े ने ते अपोजिशन वाले केड़े ने, सारे उथे गौरी बन गए। यार कोई अकल करो, शुक्र करो मैं वहां नहीं था। मुझे तो धुएं से बहुत एलर्जी है। धुएं से आपको एलर्जी है और आपने कभी धुएं से पूछा है आपको किससे एलर्जी है? यार ये तो वाकई हद है, पार्लियामेंट में स्मोक बॉम्ब फेंक दिया। देखो ना यार तुसी ज्यादा तो ज्यादा ये कह दियो कि इत्थे खलो मैं अपने बड़े भरा नूं लैके आना या परां दौड़ के जाके उथों कोई इट चुक के मार दियो। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना। या महल्ले दे मुंडे इकट्ठे करके ले वो सोटियां ते बेल्टां ते चेना चुका के तुसी बम भी मारन लग पे हो, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। स्मोक बम वंज लग रहा सी सारे असैम्बली दे अंदर जिवें इत्थे कोई छलियां भुन्नण वाले बैठे। बल्कि एक मैंबर ने बेचारे ने तो फटाफट किया भी है, यार पखा चलो धुआं बड़ा हो गया है, अग बल्ले पखा चलो। चलो इस लड़ाई का ये फायदा हुआ होगा कि असेंबली हाल का सारा मच्छर मर गया। और देखो बता मुजफ्फर को रहा है जेड़ा दिल करे अगो लड़ पवे कि तू साडे ही खिलाफ होए हैं। लड़न असेंबली दे मेंबर डे ने तो मच्छर क्यों मार जान जी। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इसी दिन मेरी दावत ही करें। तुम्हारी किस लिए दावत करो, तुम मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़े हुए हो क्या हमारे मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हो? नाज़रीन सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे मुल्की हालात पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज़ साहब, हमें इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल से क्या लेना देना? हम तो सियासत से वैसे ही दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। हम तो इस वक्त सिर्फ आवाम के साथ राब्ते में हैं और आवाम की मोहब्बतें इकट्ठी कर रहे हैं। आप देखें कि हम जहाँ भी जाते हैं, वो बेशक चकवाल हो या जंग शहर हो या कराची जैसा गुलजान आबाद शहर हो, लोग किस तरह हमें सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे मजमा लग जाता है जैसे लारी अड्डे के अंदर बस आती है तो उसके इर्द गिर्द रक्शे इकट्ठे हो जाते हैं। जी हाँ। या स्कूल में छुट्टी हो तो बच्चे इमली वाले के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। या जब किसी गली मोहल्ले में ये आवाज बुलंद होती है, बालो कुड़ियो चीज बनी दी नहीं जाओ, तो सारे मोहल्ले के गोगे इकट्ठे हो जाते हैं।
मौलाना साहब महल्ले विच सारे गोगे नहीं रहंदे, होर भी लोग रहंदे ने। वाह, आपकी बात दुरुस्त है, मगर जो चीज मंडी दी लेने के लिए इकट्ठे होते हैं वो सारे गोगे ही होते हैं। बात ये है अली मुमताज साहब जी, कि हम तो लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसीलिए तो लोग हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। बेशक। अल्लाह के फजल व करम से हम लोगों के जज्बात को समझते हैं, लोगों के दिल की धड़कनें सुनते हैं, बल्कि आप हमें सियासत का स्टेथोस्कोप भी कह सकते हैं। मौलाना इसमें तो कोई शक नहीं कि आप मुल्क गिर दौरे कर रहे हैं और अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए अली मुमताज साहब, हम सिर्फ अपनी पार्टी को ही मजबूत नहीं कर रहे जी, हम मुल्क गिर दौरों से हर शहर के अवाम की आवाज बनना चाहते हैं। वरना और इन दौरों का मकसद कोई बस सर्विस शुरू करना नहीं है। हमने कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने की बात की जी, उसका मकसद भी यही है कि हम ख्याल दोस्तों के साथ बैठकर तबादला ख्याल किया जाए, सही, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमारा भी किसी को ना ख्याल आना है और ना किसी ने ख्याल करना है। और हम ख्याल दोस्तों का मिल बैठना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि हुकूमत का तो अली मुमताज साहब इस वक्त वही हाल हुआ है। वो क्या कहते हैं, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मौलाना ये तो आपने बड़े कमाल का तज्जिया पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे सहाफ़ी है, आप बात की गहराई तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये जो अक़लियती टोला इक़्तिदार पर मुसल्लत है जी, उनके पास ना अमल अपना है ना ख्याल अपना है। ये किसी और के ख्याल को अपनी सोच करार देने वाली पुतलियां है, बल्कि कठपुतलियां है। और हमने सियासत में ऐसे पुतली तमाशे बहुत देखे हुए हैं। वैसे तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ आपके इस लड़के मुजफ्फर को देख के मुझे कठपुतली याद आती है। अगर मैं इसलिए इसका जिक्र नहीं करता कि ये माशाल्लाह हमें बड़ा प्यारा लगता है, और प्यारा ये इसलिए लगता है कि ये थोड़ी जगह घेरता है। गोगे की तरह माशाल्लाह लैंड क्रूजर जितनी जगह नहीं घेरता। मौलाना साहब आज तो तुसी मेरे ही खिलाफ हुए। तुम्हारे खिलाफ किस लिए बोले, तुम कौन सा मौजूदा वजीर आजम हो? तो एक मिसाल देने के लिए बात होती है, वरना तुम्हारे साथ हमारी क्या दुश्मनी है। वाह मौलाना साहब, आपसे सियासत पे भी बात करते हैं, लेकिन आपसे ये शेर सुनकर याद आया कि आप मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी की इयादत के लिए उनके घर भी गए। जी हाँ, सैयद सलमान गिलानी साहब जो है वो हमें बड़े प्यारे लगते हैं। वो अहद हाजिर के ना सिर्फ वज़ा में बहुत बड़ा नाम है, बल्कि नात का भी एक मोतबर नाम तस्लीम किया जाता है। अरे वाह, उनके वालिद मोहतरम सैयद अमीर गिलानी भी नात का एक बहुत मजबूत हवाला थे, खत्म नबूवत के शायर कहलाए जाते थे। वाह। और अब गिलानी साहब भी उन्हीं की लेगेसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मजा भी उनका बड़ा अच्छा होता है। मौलाना साहब फिर तो आपको गिलानी साहब की मज़ाहिया शायरी भी याद होगी। जी हाँ जी हाँ, वो मज़ाहिया शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं जी, बड़ी अच्छी बिट है उनके पास। मैंने तो उनको एक दफा ये भी कहा था कि जितना अच्छा आप मजाक क्रिएट करते हैं आपको तो ड्रामों में भी काम करना चाहिए। वैसे तो गिलानी साहब जो है वो हमारे जलसों की जान है। पिछले दिनों उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ, हमने उनकी आयादत भी की और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की दरख्वास्त भी तमाम दोस्तों से की है। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत याबी अता फरमाए। आमीन। गौरी साहब, वैसे तो गिलानी साहब के माशाल्लाह सब शेर ही अपनी मिसाल आप है, लेकिन हमें ख़ास तौर पे ये बहुत पसंद है, शेरों सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं। बेजौजगी के बारे क्या जाने दुख हमारे,
बेजौजगी के बारे जी या कोई खास शेख रशीद साहब की बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है। बेजौजगी के बारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। अल्लाह पाक गिलानी साहब को सेहत कामला अता फरमाए। अब वापस सियासत की तरफ आते हैं। बहुत अच्छे अली मुमताज साहब, ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई है जैसे डिफेंस क्रॉस करते ही अचानक कच्ची बस्ती शुरू हो जाती है। देखिए बात ये है कि ये लोग पीटीआई बारे कहते थे कि वो मगरबी एजेंडे की आलाकार जमात है, लेकिन असल बोरा तो ये हुकूमत साबित हो रही है। ये हुकूमत जिस रास्ते पे गामजद है उस पे आगे दूध ही दूध है। इनके पास तरमीमें करने का मैंडेट ही नहीं और ये धड़ाधड़ करने में तुले हुए हैं। मौलाना आपको तो ये दुख भी होगा कि 26वीं तरमीम की मर्तबा आपको बड़ी वैल्यू दी गई थी, लेकिन 27वीं तरमीम की दफा आपको लिफ्ट ही नहीं कराई गई। वैसे मैं माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, आप जैसे लड़के बसंत का मुतालबा सिर्फ इसलिए करते हैं कि छत पे चढ़ के दाएं बाएं देखा जा सके। तो क्या फजूल बात कर दी आपने। अब किसी की लिफ्ट के मोहताज भी नहीं है। हमें पता है कि कौन सी सीढ़ी पे पाँव रखना है और कौन सी सीढ़ी सांप सीढ़ी हो सकती है। और सियासत में हमें हुक्मरानों की तरह खैर से 99 पे डंग खाने का कोई शौक नहीं है। हमें जो अल्लाह ताला 2 डंग की देता है हम उसी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और उसी की बुनियाद पर हम अल्लाह के फजल से बड़े बड़ों का डंग निकाल सकते हैं। मौलाना साहब 2 डंग से याद आया, सुना आपका दस्तरखान बड़ा लजीज होता है, किसी दिन मेरी दावत ही करें। तुम्हारी किस लिए दावत करूं, तुम मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़े हुए हो या तुम उम्रा करके आए हो या हमारे मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए हो। किस लिए करूं तुम्हारी दावत। मौलाना साहब नाराज ना हो, वो आपको लाइक करता है, पसंद करता है, इसलिए कह रहा है। ओ भाई मैं भी इससे प्यार ही करता हूँ, ये तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। मेरे तो ये ज़हन में इस कदर फंसा हुआ है, हमारी एक जलसा गाह के अंदर जलसे से पहले पानी खड़ा हो गया। अच्छा। इंतजामिया बड़ी परेशान थी। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो गोगा जी को अस्पताल से ले आओ, वो भी सारा पानी पी जाएगा। अच्छा मौलाना ये बताइए कि ये नए सूबों के बारे में आपकी क्या राय है। देखे बात ये है कि बास गश्त तो इसके बहुत सुन रहे हैं, मगर ये जितने भी सियासतदान है आपके मुल्क के अंदर क्या ये अफोर्ड करेंगे। नहीं, ये तो कभी भी नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई भी फैसला अफोर्ड कर सकती है। पीपल्स पार्टी के लिए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे बंदा टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी कलपटी पे गोली चला बैठे। आपको याद होगा हम फाटा इंतजाम की मुखालफत करते रहे। हाँ जी। पहले इस इंतजाम को दुरुस्त करार दिया, अब वही अनासर तस्लीम कर रहे हैं कि ये गलत फैसला था। मौलाना साहब इंजमामुल हक का तो सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, वो क्रिकेटर नहीं है। और साहब आप अपने नाकुस ज़हन के ऊपर इतना जोर न डाले। जो चीज पहले ही ना होने के बराबर हो उस पे जोर डाल के बची कुची भी खराब ना कर दे। गौरी साहब इंजमाम का मतलब है जम हो जाना। बहरहाल अली मुमताज साहब, ये सूबों की तरफ ये लोग कब जाएंगे, अभी तो इन्होंने बुनियादी मसाइल ही नहीं हल किए जी। आप देखें आबादी कितनी ज्यादा हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल है ये आबादी जी। इतनी ज्यादा आबादी बढ़ गई है कि जिस बंदे से भी आप पूछे आपके कितने बच्चे हैं, वो बताता है तो यूं लगता है बच्चे नहीं बता रहा, टाइम बता रहा है। अब देखे ना जरा 78 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, अभी भी इस कौम का खाना खाते हुए सालन कमीज पे गिरता है। आज भी ये लोग दही लेने जाते हैं तो रास्ते में मलाई खा लेते। इनको तो अभी तक सड़क क्रॉस करना नहीं आया, हालांकि अब तो बिल्ली भी सड़क क्रॉस करना सीख गई। उसी जगह पे पैदल गुजरने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज बना होता है, उसी जगह पे ये जंगला फलांग रहे होते।
अभी तक ये लोग तो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों को कुचल रहे होते हैं। हाँ जी। नहीं यकीन तो शादी पे देख ला, जब आवाज लगे रोटी खुल गई जे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम डॉक्टरों से भी बात करते हो? लो बताओ, एक डॉक्टर तो मेरा क्लास फेलो भी है। हाँ, और हर वबाई बीमारी के ऊपर इस तरह वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं हर टीवी के ऊपर जिमें इन्हें नहीं फैलाई है। अच्छा जी, अक्सर हम जिक्र करते हैं कि पहले शादियां किस तरह होती थी, अब कैसे होती हैं, रस्म रिवाज बदल गए हैं, या इस तरह की चीजें जो हस्बे माजी के हवाले से होती हैं। हाँ जी सर। वो हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल चूंकि शादियों का सीजन चल रहा है और लोग तड़ातड़ गड्डियां, टांगे, ट्रक भर के शादियों पे जा रहे हैं, आज मैं चाह रहा हूं कि जरा शादियों की बात तहजीबियों का भी जिक्र कर। वाह। सबसे जो पहली बात तहजीबी मैं सुनाना चाहता हूं वो सेहत के हवाले से है। जी जी। अक्सर आपने देखा है कि कुछ लोग शादी के खाने के दौरान सिर्फ आप बहुता खाने से नाल वाले ने भी कही जाते ने, ए बोटी ते खाओ ना, चलो एनी को खा लेवा कोई, खाओ जरा, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਣੀ। भाई आपको क्या पता है, वो पता नहीं ब्लड प्रेशर की वजह से कम खा रहा है, या उस बेचारे को कोई और तकलीफ है, डॉक्टर ने उसे मना किया हुआ गोश्त खाने से, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ विद फैमिली एंड 4 बोटियां। खाओ जिन्ना मर्जी, दूसरे को आप क्यों जबरदस्ती खिला रहे हैं? बिल्कुल सही। या आप देखते हैं कि अक्सर आप कोई ना कोई बंदे को कह रहे होते हैं कि 2 रसगुल्ले ते खाओ ना, ये खाओ ते सही। सिर्फ इस गल्लों 2 रसगुल्ले वध खुआंदे ने कि मुंडे दा सक्का फुफड़ है। ये नहीं जाके डिसाइड करना केड़ा बंदा उत्थे अच्छा आया सी ते केड़ा गलत आया है। उन्हें 2 रसगुल्ले वध खुआ के ते अपनी तारीफ करवानी चाह रहा हूं। यार उसे बेचारे को पता नहीं शुगर है, वो इसलिए नहीं खा रहा। आप अपना खाएं और निकलें फटाफट। बिल्कुल सही। आपको कोई उसने 2 रसगुल्ले खा के तो बिल तो देना नहीं है, तो आप क्यों उसकी सेहत खराब कर रहे हैं? हाँ जी अजीजी, मैं तो जहां भी जाता हूँ सिर्फ एक रसगुल्ला लेता हूँ। जी जी, मैंने खुद देखा है। ये अपना रसगुल्लों वाला बड़ा प्याला उठाते हैं और सारे रसगुल्लियां नु मिद मुद के ना उन्होंने दा इको पेड़ा बना के खांदा है, और फिर इंतजामिया दे सामने कसम चुक लेंदा मैं इको रसगुल्ला खाता। अच्छा, परसों एक डॉक्टर से इसी मौजू पर मेरी बात हो रही थी जी। वो बता रहे थे कि लोग अक्सर घरों में परहेज कर लेते हैं, लेकिन महफिलों में, उलाम में या मजाक या किसी नाराजगी से बचने के लिए खा पी लेते हैं। हाँ जी सर, और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इसलिए ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि रोटी घरों खा के जाओ ब्याह ते, अगलियां दी भी रोटी बचे ते तुहाडी भी सेहत बचे। यार मुझे खुशी है जीजी, तुम डॉक्टरों से भी बात करते हो। लो बताओ, एक डॉक्टर तो मेरा क्लास फेलो भी है। हाँ, और वो माशाल्लाह बड़ा तगड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर जवाद असगर। अच्छा। आप उसको टीवी पे भी देखते हैं, असर व माहौलियात पे अक्सर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। कोविड के दिनों में डॉक्टर जवाद असगर ने बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, टेलीविजन पे आके लोगों को बड़ी अवेयरनेस देते रहे। जी जी, हर वबाई बीमारी के ऊपर इस तरह वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं हर टीवी के ऊपर जिमें इन्हें नहीं फैलाई है। हर कुछ अक्ल करो, वो बड़े समझदार और बड़े शरीफ डॉक्टर हैं। मैं इसलिए उसको तंग कर रहा हूं कि मुझे फोन नहीं करता। अच्छा, फिर हम लोग समझते हैं कि परहेज सिर्फ शुगर के मरीज करते हैं। जी। ब्लड प्रेशर वाले तो गोली खा लें तो वो कुछ भी खा पी सकते हैं। हाँ जी सर। लेकिन मादरत के साथ खास तौर पर बुजुर्ग अफराद शादियों का खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी जी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे लोग ही घटिया क्वालिटी का तेल या मसाले वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जी जी। लेकिन अक्सर जहां पे बल्क में खाना पक रहा हो ना जी, जिसको हम थोक में भी कहते हैं, जी जी जी। शादी वगैरह पे, तकरीबात पे,
वहां पे बस चालू माल ही इस्तेमाल किया होता है। हाय वो ज्यादातर सेहत के हवाले से ठीक नहीं होती चीजें, सही इसलिए खुदा के लिए शादी में भी किसी को जबरदस्ती मीठा या नमकीन या कुछ भी हाँ जी खिलाने पिलाने की कोशिश ना की ना करें क्योंकि अगले बंदे की सेहत पता नहीं उसकी इजाजत देती है या नहीं। सपोर्ट करें। हाँ हाँ, अगर आपको ये परेशानी है कि शादी हाल वालों को इतने पैसे दिए हुए हैं, मेहमान भर भर के खाना नहीं खाएंगे तो पैसे कैसे पूरे होंगे जी यानी आपने खाना खत्म ही करवाना है, हाँ जी तो आप गोगे को ले जाया करें। नहीं अजीजी, मैं तो अपनी सेहत का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता हूँ। 6-7 बाइट ही लेता हूँ मैं। ये भी वजाहत करो ना कि एक बाइट एक नान की बनाते हो। अच्छा, इसी तरह चाय या बोतल भी जबरदस्ती पिला देते हैं। हाँ जी इतनी सी चाय तो पी लेना या यार शादी का खाना खा के बोतल पी लेते हैं, हजम हो जाता है। अरे भाई, हो सकता है कि उसकी बीमारी इतनी सी चाय या एक बोतल पीने की भी मुतहम्मल है कि नहीं? बिल्कुल अली मुमताज साहब, मैंने मुतहम्मल ठीक इस्तेमाल किया है। वाह जी, इस्तेमाल से पहले पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर था। यार इस भाईदा की करिए, मैं तो ईमान से इसे शुरू में शरीफ आदमी समझ रहा, ये तो वकी से बात करता है। अच्छा, खाने से हट के भी अब जरा बात हो जाए। जी अक्सर लोग जो होते हैं ना जी, हाँ जी वो बेचारे बैठ के तो खामोश रहना चाहते हैं जी 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 या वो अपने किसी पसंदीदा बंदे के पास बैठना चाहते हैं, जी मगर अक्सर ऐसे कम गो आदमी के पास कोई इस तरह का बंदा आके जरूर बैठ जाता है जी जिसके मुंह से बातें इस तरह निकलती हैं जैसे डैम का पर्दा खोलें तो पानी नहीं निकलता। भाई, वो बेचारा नहीं आपकी बातों में इतना इंटरेस्टेड हो रहा ले रहा दिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਤੰਗੜ ਲੱਭ ਲਵੋ। तो ऐसा बंदा देखो जिदा मुंह थोड़ी देर चेक करो, आपको बातों का शौक है तो दूर खड़े होकर चेक करें कि किसका मुंह बंद नहीं हो रहा, उसको जाके कहें कि भाई जी तुसी गलत बैठे हो, आओ असी बहने आकर। जेड़ा चुप बैठा उन्हें चुप बैठा रहना। बैठने दो। अच्छा, वो अगर चुप बैठा हुआ है तो लाजमन 30-40 बातों के बाद उसको कहते हैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? खमोश खमोश बैठे हुए हैं। क्या बात है, बताओ, मैं भाई हूं तुम्हारा, बताओ मुझे। अगला सोचेगा कि तू भाई नहीं जेड़ा आ रहा तू किथों मेरा भाई है। तो इसलिए आप मेहमानों को तंग करने की बजाय वहां पे खामोशी का मुजाहरा किया करें। सही बात है। आप देखें कि आप बाहर के ममालिक में जाते हैं जी 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 तो रेलगाड़ियों में या बस स्टॉपों पे या कहीं भी कहीं पे भी हाँ जी लोग खामोश बैठे होते हैं या अपना को मुतालिया कर रहे होते हैं, अपना को लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। इधर आप किसी बस या रेलगाड़ी में भी बैठे ना जी, कराची जाने के लिए, हाँ जी ते मसा मार के जिया बग्गा नहीं लंघता ते नाल वाला बंदा तुहाडे फ्री हो गया होता। हल्के पूरे खानदान दा भी पूछ लेंदा। हाँ जी, मैं कहता हूं कि इस तरह का फ्री हो जाता है 3-4 किलोमीटर में ही। हाय हाय ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਚਿਤਰੀ ਆ यार, हद हो गई है भाई, तू अपना सफर कर, उसको अपना करने दे। अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जाता है जी कि हम बड़े मिलनसार हैं, हाँ जी मगर जो मिलनसारी है ये भी एक हद तक होनी चाहिए। बिल्कुल। ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਢੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। अच्छा, फिर शादियों में जो रसूमात हो रही होती हैं या जो शुगल मेला हो रहा होता है, हाँ जी सर कई दफा लड़के या दूसरे बुजुर्ग भी कार के जी 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 डांस डूंस कर रहे होते हैं, शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ जी तो धक्के नाल जाके किसी अजीजी टाइप बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आओ जी तुसी भी डांस करो। यार, उस बेचारे ਨੂੰ हो रहे गोडे 'ਚ दर्द हो रही हो या उस बेचारे को नहीं पसंद डांस करना, नहीं आता ਤੁਹਾਨੂੰ डांस आया है, जाओ करो जाके उधर पर। उसको बेचारे को क्यों छेड़ रहे हैं? यानी मजबूर करते हैं। ऐसी बदतहजीबी वो नजर आ रही होती है जो
अल्लाह माफ करे हंसा देती है। बिल्कुल सर। और फिर ऊपर से कह रहे होते हैं कि साड़ी खुशी है हुण तुसी खुशी चेंज भी नहीं करना। भाई आपने क्यों डांस को ही मोहब्बत का पैमाना बनाया हुआ? वो बेचारा नहीं उठ रहा या नहीं वो इस तरह की तबीयत का, तो ना करें उसको ऐसे। बिल्कुल। ये जिस बंदे को आप कह रहे हैं या खातून को कह रहे हैं, शायद उस बेचारी दे जोड़ां च दर्द है या उसके घर वालों की तरफ से कोई पाबंदिश बंदी हो, उन घरों बेगम ने किया होवे कि उत्थे खबरदार कोई शौकी की थी, वो बेचारा बेगम नूं राजी करन वास्ते डिसेंट बनन दे है ते मुंडे दा मामा कह रहा कि उठ के डांस कर, और वो वाला मामा कह रहा जिदी एक लत वड्डी ते एक छोटी। अपना ओदा डांस बेचारे दा इंज जिवें पिंड च कच्चे रस्ते ते बस नहीं जा रही होती। जी, मुझे लग रहा है कि तुमने आज किसी शादी पर जाना है और तुम उन्हें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हो, ये पैगाम देना चाह रहे हो कि अगर किसी को डांस करने के लिए कहना पड़ा तो मुझे आकर ओपनली फ्रीली कह देना, मैं कर दूंगा। यार अजीजी को ना कहना यार, फिर कम से कम 2 घंटे डांस करते हैं। यार प्रोग्राम कही रही है, मैं कैसे कह सकता हूँ? 10 बजे तक शादी ही मुक जाती है, तो प्रोग्राम 11 बजे चलना है। आज नहीं है शादी, कल है। देखा नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम मसबे हाल के वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।